कंटिन्यू करते हैं क्लास को फर्दर। क्वेश्चन नंबर लिखिए, मतलब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके पहले हमने 5 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is a unit vector, is unit vector। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनिट वेक्टर्स हैं। पहला, आई कैप यूनिट वेक्टर है कि नहीं। दूसरा, आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तीसरा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2 यूनिट वेक्टर है कि नहीं। फोर्थ, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप यूनिट वेक्टर है कि नहीं। फिर हम चेक कर रहे हैं 5 नंबर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइड बाई 5 ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। 6 साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है। याद करो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ करता था। यूनिट वेक्टर अगर कोई ए कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ करता था, 1। ये हमें पता है। इसका मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को चेक करने का तरीका क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो। अगर 1 आया तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। चेक करते हैं एक एक करके। अगर मैं पहले वाले को चेक करूं, मुझे पता है आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, कोफिशिएंट ऑफ जो आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। यहाँ पे ओनली आई के साथ कुछ है, क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। जे के साथ कुछ भी नहीं है, के के साथ कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आई और जे तक ही करो, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिट वेक्टर है। फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, रूट अंडर जो आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर। तो आई कैप के साथ 1 है, आई कैप के साथ 1 है और जे कैप के साथ भी 1 है। तो ये बना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √1 प्लस 1 मतलब √2। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 निकल के आया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। जरा बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई कैप डिवाइड बाई √2 प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, आई कैप के साथ कितना है, आई कैप के साथ 1/√2 है कि नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का, क्योंकि जे कैप के साथ भी सेम ही चीज़ है। तो ये बना 1/2 प्लस 1/2। क्या सिंपली 1 लिख दे, ये भाई 1/2 बन जाएगा, ये भी 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 1 बना, मैग्नीट्यूड 1। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करो तो क्या पता चलता है कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मॉड लो, ये कितना आएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना बना, √25। तो ये 5 आ गया। इसका मतलब ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है, ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है। जरा इसको चेक करो, इसको पहले तो
3/5 आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस 4/5 जे कैप लिख देता हूँ। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो 3/5 का मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं याद करो, जो आई कैप के साथ है कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप उसको ए एक्स बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप उसको हम ए वाई बोलते हैं। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट अंडर वही तो ए का मैग्नीट्यूड होता है, उस तरीके से कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 9/25, 9/25 प्लस 16/25, ये 25/25 आ जाएगा और इसका आंसर फिर 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक यूनिट वेक्टर है। जरा लास्ट वाला चेक करते हैं कि लास्ट वाला यूनिट वेक्टर है या नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ आई के कितना है, cos थीटा। तो इसका डायरेक्ट अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा, रूट अंडर cos थीटा का, अगर ए एक्स का मतलब cos थीटा है, यहाँ पे ए वाई का मतलब sin थीटा है, तो sin थीटा का स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इसका मतलब ये भी एक यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कौन सा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें 2-3 वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में सबसे पहला है ड्रॉ ड्रॉ आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि इसको एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो और उस पर दिखाओ कि आई कैप प्लस जे कैप कैसा वेक्टर बन रहा होगा। जरा मुझे बताओ, अगर मैं, मेरे लिए ये एक वेक्टर है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसा एक वेक्टर है। क्या मैं ऐसा लिखता था किसी वेक्टर को, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स कितना आया, कंपेयर करो, ए एक्स की वैल्यू 1 आ गई भाई, ए एक्स यहाँ ए एक्स के साथ 1 है। ऐसे ही अगर मैं ए वाई पता करूँ, ए वाई कितना आ रहा है, ए वाई कितना आ रहा है 2, कंपैरिजन से। इसका मतलब एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट 1 है और वाई के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया 1, और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना आया। ये कंपोनेंट है क्या चीज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर या वेक्टर ए। इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखो यहाँ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं पूरे मामले को। जरा मुझे बताओ, अगर मैं अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये वाला, अगर ये वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो बेसिकली एक्स के अलोंग कितना यूनिट जाना होगा, 1 यूनिट। एक्स का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स के अलोंग 1 यूनिट मूव करना है और वाई के अलोंग 2 यूनिट मूव करना है। तो देखो, एक्स के अलोंग मैं 1 यूनिट मूव कर जाऊँ और वाई के अलोंग 2 यूनिट मूव कर जाऊँ, तो कोई वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा वो ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, क्या यही अपना रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, कैसे भाई, 1 यूनिट इधर गया, 2 यूनिट इधर गया, पहले इधर गया
फिर इधर गया, तभी तो ये वाला बनेगा। तो सिंपल सी चीज है। तो दिस वेक्टर बेसिकली दिस प्लस दिस बना, तो 1 i कैप प्लस 2j कैप बराबर दिस वेक्टर। तो आप बोल सकते हो ये वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप। इसका बी वाला क्वेश्चन करो। बी बोला है ड्रॉ -2 i कैप, ड्रॉ, सेम ही सवाल है। ड्रॉ -2 i कैप प्लस 2j कैप, इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो, मान लेते हैं कि ये गिवन वेक्टर है -2 i कैप प्लस 2j कैप। हमें पता है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 in -i कैप प्लस 2 in j कैप। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वेक्टर a इज इक्वल टू ax, तो इसको देख के डायरेक्टली देख लो ना कि x वाला कंपोनेंट और y वाले कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, 2 एंड 2। लेकिन मूव किधर करना है, पहले टूवर्ड्स -x जाना है फिर प्लस j। तो पहले -x एक्सिस के लाओ फिर y एक्सिस के लाओ। तो जरा देखो, शॉर्ट में कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका कंपोनेंट x में कितना हो, 2, नेगेटिव x में 2 यूनिट और y में भी पॉजिटिव y में 2 यूनिट। तो अपना वेक्टर कैसा बन जाएगा, क्या यही वो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा? कौन सा वेक्टर, -2 i कैप प्लस 2j कैप। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हमने बेसिकली किया क्या है भाई, बोला कि 2 -i कैप में और 2j कैप में जाना है। तो पहली बार 2 यूनिट जाओ -x एक्सिस में, तो 2 यूनिट इधर गए। फिर 2 यूनिट प्लस y में जाना है, यहाँ से देखा तो यहाँ से फिर ऐसे मुड़ा, तो बेसिकली ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो लिखा है ना -2 i कैप प्लस 2j कैप, ये खुद ही बता रहा है कि किधर बनने वाला है। 2 यूनिट तो -i में और 2 यूनिट प्लस j, तो ये वेक्टर यही बनेगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे पूछा होता, इसी क्वेश्चन में इन अबव क्वेश्चन, इन दिस केस find angle of -2i कैप प्लस 2j कैप with पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि आई कैप के साथ, सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, जरा बताओ। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो तो यही वाला एंगल होगा। यही थीटा क्या है, रिक्वायर्ड है। जरा सोच के देखो कि क्या ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर कितना है, 2, बेस कितना है, 2। तो tan थीटा लगाओ, tan थीटा। मैं इसको कुछ अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा, इसको अल्फा मान लेता हूँ, कुछ भी ऐसे मान लिया, ठीक है। तो जरा बताओ कि tan अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, 2, बेस कितना था, 2। जरा एक बात बताओ, ये 2 और ये 2 था कि नहीं, बिल्कुल था। तो कितना बना, 1। इसका मतलब अल्फा कितना बना,
अल्फा कितना बना 45 डिग्री। अगर अल्फा 45 डिग्री आया है तो थीटा कितना होगा भाई, थीटा 180 माइनस 45 ही तो होगा, तो थीटा कितना बन जाएगा 135 डिग्री जो रिक्वायर्ड था। जरा बताओ, अल्फा प्लस थीटा मिल के ही तो 180 बना रहा है, तो थीटा कितना होगा 180 माइनस अल्फा। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा एक वेक्टर और ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा था 7, एग्जाम्पल नंबर 8। ड्रॉ ड्रॉ आई कैप माइनस 3 जे कैप। इसको अगर ड्रॉ करना होता तो कैसे दिखाते? मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है, जल्दी से करेंगे इसको, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हम समझते हैं सारी बातों को। इसमें खुद ये जो बना है आई कैप माइनस 3 जे कैप बता रहा है कि आई कैप के अलॉन्ग 1 यूनिट चला गया है और माइनस जे के अलॉन्ग 3 यूनिट। कैसे? पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। पहले इसी को मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं, आई कैप प्लस 3 × माइनस जे कैप। कोई समस्या नहीं। यहाँ से बात समझ में आ रहा है कि मुझे 1 यूनिट तो आई में जाना है और 3 यूनिट माइनस जे में जाना है। तो एक बार एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक बार एक्सेस ड्रॉ करते हैं। जरा देखो, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। सोच के बताओ, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट, हालांकि माइनस वाई में जाना है। ये कितना था 1 और ये कितना था 3। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो कहाँ आया, कुछ इस तरीके से बन गया अपना रिजल्टेंट। क्या ये वेक्टर बनाने के लिए मैं एक्स में 1 गया हूँ और वाई में 3, लेकिन वाई के माइनस वाले एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, आई कैप माइनस 3 जे का वेक्टर है ये। अगर पूछा जाता कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप कहते हैं सर एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस अगर पूछा होता, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ या थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या परपेंडिकुलर नोन है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 1, तो परपेंडिकुलर कितना आया, बेस कितना आया, तो अपना जो थीटा आया दैट इज tan इनवर्स 3। लेकिन बात यह है कि हो सकता है ऑप्शन में थीटा नेगेटिव में दिया हो। अगर आपको याद हो कि जब एंगल हम इस साइड मेजर करते थे तो पॉजिटिव हुआ करता था और जब एंगल हम इस साइड मेजर करते थे तो नेगेटिव हुआ करता था। तो हो सकता है कि जो आंसर जो बनेगा वो हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स 3 दिया हो। तो विद साइन अगर पूछा जाए तो इतना, या हम इतना बता सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 था। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। मान लो कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, गिवन है। मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार। ये कुछ इस टाइप से है। हालांकि इससे कुछ इजी सा पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके। एक वेक्टर है, एक वेक्टर है 5 यूनिट का, 37 डिग्री। ये है वेक्टर ए, ठीक है, 5 यूनिट लेंथ का है, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 37 डिग्री। ओके। एक वेक्टर ऐसा है, यह है वेक्टर बी, लेकिन ये भी 5 यूनिट का ही है, और ये यहां से एंगल बना रहा है 53। एंगल कितना बना है? 53। इन्होंने बोला है फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या पूछा गया है? रिजल्टेंट ऑफ, इसको सही से लिख देते हैं, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा जरा सोच के बताओ, इसके पिछली क्लास में, एक तो आज का क्लास है, इसके पहले वाले क्लास में हमने ऐसे सवाल किए थे जब वेक्टर गिवन होता था, सॉरी, मैग्नीट्यूड वाइज और एंगल के हिसाब से वेक्टर गिवन होता था, उससे मैं वेक्टर लिखता था। क्या याद है? अगर याद नहीं होगा तो पिछला वाला क्लास देखना, कि अगर कोई वेक्टर ऐसा गिवन है तो उसके कंपोनेंट करके हम इस वेक्टर ए को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना सीखे थे। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे कि अगर एक वेक्टर ऐसा 8 यूनिट का दे रखा है, यहाँ 60 डिग्री पर है, तो ये वेक्टर ए क्या होगा आई कैप जे कैप के हिसाब से। तो ये हमने इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन किए थे इसके पहले क्लास में, इसके मतलब पिछले क्लास में। सेम वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। जरा बताओ, अगर वेक्टर ए मुझे अलग से पता चल जाए और वेक्टर बी मुझे पता चल जाए अलग से, तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकता हूँ? क्या मैं रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी निकाल सकता हूँ? तो पहला अपना टास्क है कि वेक्टर ए पता करो। जरा बताओ, क्या वेक्टर ए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप जैसा कुछ हुआ करता था? इतना याद है? एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा से बनाते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा से बनाते हैं। मैं तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेम ही एज इट इज इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसको देख के मुझे बताओ कि क्या क्या वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ यहाँ आएगा और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट यहाँ आएगा? जरा बताओ, क्या वेक्टर ए का ये वाला कंपोनेंट ए एक्स होगा? और क्योंकि ये थीटा के साथ है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा। ये सारी बातें हमने सीखा था। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ए एक्स है, और ए एक्स का मीनिंग है 5 cos 37, और ये बनेगा ए वाई। तो ए वाई कितना बनेगा? 5 sin 37। उसी तरीके से
क्या मैं कह सकता था कि बी का ये वाला कंपोनेंट और बी का ये वाला कंपोनेंट, मुझे बताओ कि क्या ये बी एक्स बनेगा और ये बी वाई बनेगा, है कि नहीं? इसको काम करते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख लेंगे अभी। अब देखो, ये जो लेंथ था ये बी एक्स था, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर ए एक्स लिखना चाहूँ, ए एक्स कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो ए एक्स जो है क्या, ए कॉस 5 cos 30 है, 37। तो क्या लिख दोगे? 5 cos 37। cos 37 का मतलब छोटा एंगल, छोटा एंगल मतलब 4/5। तो ए एक्स जो बना दैट इज 4। सिमिलरली ए वाई पता करते हैं, ए वाई कितना है? 5 का sin 37। ए वाई कहाँ है? ए वाई ये रहा। अगर ये कंपोनेंट cos थीटा तो ये sin थीटा। तो 5 sin 37 का मतलब 5 × 3/5। तो ये कितना बन जाएगा? 3। ये ए वाई भी आ गया, ए वाई भी आ गया। इसका मतलब जो वेक्टर ए है वो मिल गया मुझे कितना? 4 यूनिट तो प्लस आई कैप में है और 3 यूनिट प्लस वाई में है। तो ये तो बन गया वेक्टर, क्या बन गया? वेक्टर ए। सिमिलरली 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 मान लेते हैं कि वेक्टर बी जो है वो बी एक्स आई कैप है बी वाई जे कैप जैसा बनेगा। ऐसे तो बनाएंगे। तो पहले काम करते हैं, अपन बी एक्स लिख लेते हैं। बी एक्स कितना है? बी एक्स है बी का कॉस, भाई बी एक्स कहाँ बना है देखो, इस बी का ये वाला कंपोनेंट कितना बना? बी एक्स। तो बी एक्स मतलब बी कॉस 53। तो ये कितना बन जाएगा? बी वाई बी साइन 53। लिखते हैं, ये क्या बनेगा? बी का मतलब 5 दे ही रखा है, 5 cos 53। 5 cos 53 का मतलब 5 × cos 53 मतलब बड़ा एंगल मतलब 3/5। ठीक, कितना बन जाएगा? 3। बी एक्स आ गया। बी वाई कितना निकलेगा? 5 sin 53। तो 5 × sin 53 मतलब बड़ा एंगल मतलब 4/5। तो ये बन जाएगा 4। इसका मतलब जो बी वेक्टर आया यहाँ से मिला के, जो अपना बी वेक्टर आया, सोच देखो बी वेक्टर का मतलब किधर था? पहले मैं बी एक्स माइनस आई कैप में गया और बी वाई जे कैप में गया। इसका मतलब इसका मतलब जो बी वेक्टर बनेगा वो बेसिकली 3 यूनिट तो माइनस आई कैप में प्लस 4 यूनिट इन जे कैप में। तो क्या मुझे बी वेक्टर भी मिल गया? अगर ये दोनों वेक्टर मिल गए तो ए प्लस बी तो पता करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, एक ही जगह वैल्यू रखो, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस बी वेक्टर की जगह वैल्यू रखो -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सिंप्लीफाई करो, यहाँ 4 आई है और यहाँ -3 आई है, तो कितना बच जाएगा? आई कैप यहाँ 3 और यहाँ 4, तो टोटल कितना बन गया? +7 जे कैप। तो ये है अपना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई कैप +7 जे कैप। ये है अपना आंसर। अभी देखो, अगर पूछा गया होता फाइंड एंगल ऑफ ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट कितना आया? आई +7 जे। अगर मैं बोलता
ड्रॉ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो जरा देखो, क्या ये एक्स एक्सिस था, क्या ये वाई एक्सिस था? तो वेक्टर बनाना है मुझे, तो मुझे इधर लेंथ कितना लेना है? 1। और इधर लेंथ कितना लेना है? 7। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़े अलग कलर से दिखाते हैं। हमने इधर लेंथ कितना लिया? 1। और इधर लेंथ कितना लिया? तो ये जो लेंथ है, ये 1 है और ये 7 है। इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, आई कैप के डायरेक्शन में 1 लेंथ है और जे कैप के डायरेक्शन में 7 लेंथ है। तो जो अपना वेक्टर बना फाइनली, वो कैसा दिखेगा? यहाँ से शुरू करके ऐसा। अगर मैंने पूछा होता कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, ड्रॉ तो कर लिया ना, आई कैप प्लस 7 जे कैप, हमने ड्रॉ कर लिया है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को भी। अगर बोला होता एंगल ऑफ, तो ये हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। अब पूछा होता एंगल ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये पूछा होता तो हमें पता है कि टेन थीटा कितना बन रहा है भाई, क्या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस 7 और 1, ये तो एंगल आएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7 अपना आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं। तो जब भी कभी ऐसा करना हो, दो वेक्टर को जोड़ना हो, तो हमारे पास एक तरीका ये भी है कि पहले सबको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखो और सबको जोड़ दो। आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखो और सबको जोड़ दो। एक हमारे पास सवाल है, हम लोग इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ उस सवाल को, एक मिनट रुकिए। ये एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, ये क्वेश्चन गया कहाँ? बस 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये था कि ये ज़रा सवाल बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, पर बहुत इजीली हो जाएगा अगर हमने इस वाले तरीके से किया तो। ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर था? 9। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एज इट इज, नोट करिएगा। अ मैन अ मैन moves towards a man moves
टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है। देन 4 मीटर टूवर्ड्स, 4 मीटर टूवर्ड्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट and finally 5 meter and finally 5 meter towards 37 degree 37 degree south of west। डायग्राम बनाएंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन पूछा है, हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया है आपसे। तो पर्सन क्या करता है, 3 बार टर्न लेता है, बेसिकली 3 मतलब डिस्प्लेसमेंट करता है एक तरीके से देखा जाए तो। अब मैन मूव्स टूवर्ड्स, इन्होंने बोला 3 मीटर पहले नॉर्थ गया, फिर 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, उसके बाद 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट गया। जरा इसको मैं प्लॉट करता हूँ, क्वेश्चन के सोल्यूशन। इस टाइप का सवाल जब भी आएगा ना तो आप इसी तरीके से करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक एक्सिस बना लो, सबसे पहले एक डायरेक्शन वाली एक्सिस, जहां ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। उन्होंने क्या बोला है देखो, उन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल है यहाँ, जो जो पर्सन है वो पहले 3 मीटर नॉर्थ से जाता है, 4 मीटर ईस्ट जाता है और 5 मीटर किसी एंगल पे जाता है। तो देखो पहले पहला वाला वेक्टर बनाते हैं। मान लेते हैं कि पर्सन यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से चलना शुरू किया, इस ओरिजिन से। तो 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो नॉर्थ के डायरेक्शन में हो, जो नॉर्थ के डायरेक्शन में हो और 3 मीटर उसका लेंथ हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये पहला वाला वेक्टर है। मैं पहली बार जब पार्टिकल, जब पर्सन ओरिजिन से 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया तो एक डिस्प्लेसमेंट आया होगा ना, ठीक है। 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया है, सोचो यहीं से मुड़ा होगा राइट से, तभी तो ईस्ट के डायरेक्शन में जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर। लेकिन क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां दिखा दूं तो कोई समस्या है क्या? इसी 4 मीटर वाले को मैं यहां दिखा दूं कोई समस्या है क्या? नहीं। तो मैं काम करता हूं, मैंने बोला कि भाई 4 मीटर उसको जाना है ईस्ट के डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर और बना दिया 4 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, लेकिन मैं इसको S2 वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तीसरी बार इन्होंने क्या बोला, 5 मीटर मूव करता है टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट जैसे बोला, वेस्ट से, वेस्ट अपना रेफरेंस लाइन है। एक बार मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं कि 37 डिग्री क्या बोला है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जब भी ऐसा कभी लिखा हो ना, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए वेस्ट रेफरेंस लाइन है। वेस्ट क्या है,
वेस्ट है रेफरेंस लाइन, तो इसी रेफरेंस लाइन से 37 डिग्री साउथ की तरफ। तो जरा बताओ, रेफरेंस लाइन हमारा क्या बना, वेस्ट, तो ये रहा रेफरेंस लाइन, यहाँ से 37 डिग्री साउथ की तरफ, साउथ इधर है तो 37 डिग्री, क्या यही वाला वेक्टर बनेगा 37? यही जो डायरेक्शन है इसी को मैं बोलूंगा 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करता तो मुझे क्या मिलता कि एक वेक्टर ऐसा है, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का, इसको मैं S3 वेक्टर बोल देता हूँ। ये कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। क्या मेरे पास टोटल, क्या मेरे पास टोटल 3 वेक्टर्स हैं, क्या मेरे पास टोटल 3 वेक्टर्स हैं? भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा पार्टिकल का, पर्सन का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, अगर मैं एस वेक्टर लिख दूं तो क्या वो पहला डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ था प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ था प्लस तीसरा डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ था, इन्हीं दोनों तीनों का तो वेक्टर सम होगा भाई। इन्हीं दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जो जो होगा वही तो नेट नेट डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो S1 वेक्टर क्या है, एक काम करते हैं, यहीं पे ईस्ट की डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं और नॉर्थ की डायरेक्शन को जे कैप ले लेते हैं। तो वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप, और साउथ का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप। तो जरा बताओ मुझे कि क्या S1 वेक्टर मुझे पता है, S1 वेक्टर किधर है, इधर जे कैप के डायरेक्शन में, कितना यूनिट, 3 मीटर। तो S1 वेक्टर तो मुझे पहले से ही पता है, S1 वेक्टर, S1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 जे कैप। इसी तरीके से अगर मैं S2 वेक्टर पूछता, जरा देखो S2 वेक्टर यही तो है, 4 किधर, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो S2 वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 4 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट। अब मेरा अगला टास्क है S3 वेक्टर निकालना। अगर ये तीनों आ जाए तो मैं इन्हीं तीनों को यहाँ पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो जरा बताओ, क्या S3 वेक्टर बनाने के लिए कुछ इधर जाना पड़ा था, कुछ इधर जाना पड़ा था? क्या ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला है, ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला है? तो जरा देखो, क्या ये 5 cos 37 लिखा जा सकता है कंपोनेंट, और ये बन जाएगा 5 sin 37, 5 sin 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर S3 है इसको बनाने के लिए मैं 5 cos 37 तो माइनस आई कैप में गया हूँ और माइनस जे कैप में कितना गया हूँ, 5 sin 37। तो देखो जरा इसकी वैल्यू लिखते हैं, 5 sin 37 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, sin 37 मतलब 3/5, तो 3 ही आ जाएगा ये। और ये जो बनेगा ना, ये बनेगा 5 cos 37 मतलब छोटा एंगल बोले तो 4/5, तो ये बन जाएगा 4। इसका मतलब जो S3 वेक्टर आएगा, S3 वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 4 तो है माइनस आई कैप में, प्लस 3 है माइनस जे कैप में। जरा देखो, ये 3 यूनिट माइनस वाई एक्सिस में तो गया, साउथ की तरफ को मैंने माइनस जे ले रखा है। अब तो बस यही करना है, अब तो बस वैल्यू रखो। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बनेगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो कितना बन जाएगा, 3 जे कैप
प्लस 4i कैप प्लस 4 ऑफ माइनस आई कैप प्लस 3 ऑफ माइनस जे कैप। मैंने ये S1 वेक्टर रखा, S2 वेक्टर रखा और ये पूरा S3 वेक्टर रखा। जरा बताओ, यहाँ 3j कैप, यहाँ 3j कैप का माइनस में है तो कितना बना, 0 इन जे कैप प्लस यहाँ 4, यहाँ -4 तो कितना हो जाएगा, 0 आई कैप। तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो क्या बना, 0। ये कब होता था, जब पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाए। ऐसी कंडीशन में हम बोलते थे कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है। इसको सॉल्व करने में हमने भले ही थोड़ा टाइम लिया हो, पर ये समझाने के लिए था। एक बार जैसे ही आप समझ जाओगे S1 S2 S3 लिखना, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई है। तो जब भी ऐसा होगा, 2-3 डिस्प्लेसमेंट होंगे, 2-3 बार मुड़ रहा होगा, कोई पार्टिकल होगा या कोई पर्सन होगा, तो ऐसे ही हम वेक्टर बना लेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, तो हमने सारे ही वेक्टर को एक ही जगह पर ले लिया। कई बार बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि सर 3 इधर गया, फिर 4 इधर गया, फिर इधर गया। इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसे 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 बना लो, सबका वेक्टर सम ले लो, जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी तक हमने वेक्टर रेजोल्यूशन इन 2D पढ़ लिया है। अब अगला वाला जो अपना टास्क होगा वो होगा वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। ठीक है, तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि पूरा पूरा टॉपिक फ्रेश रहे। ठीक है।